Hello everybody, welcome to Shresh classes. I hope you are doing well and you are doing your study at the culminating extent. So ladies and gentlemen, welcome to the new subject of civil engineering that is known to be as environmental engineering. I also want to say that it is one of the most important subject regarding exam point of view. For any exam, whatever you are preparing for, like state PSC, state SSB, state SSCs, for any PSU, GATE, ES, for any exam, whatever you know regarding civil engineering, it plays a major role in gaining the marks because आप देखेंगे जो इसका जनरल एवरेज होता है आपके एग्जाम के अंदर वो 8 से 10 नंबर का तो पूछा ही जाता है. Even when you are talking about the gate pattern, then it is of 12 to 15 marks average. Even for ESC pattern, it is of 8 to 10 marks average. Now from the average marks itself, I hope so समझ में आ रहा होगा कि कितना important subject है अभी हमारे लिए ये cover करना. तो अभी बात आती है कि what are the units that we need to cover in this particular subject. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 यूनिट आती है हमारे पास. पहला आता है वेस्ट वाटर वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. सेकेंड वन इज रॉ वाटर इंजीनियरिंग. थर्ड वन इज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड द फोर्थ वन इज कॉल्ड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए सबसे मुश्किल जो आप लोगों की है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट रिगार्डिंग एनी एग्जाम, दैट इज कॉल्ड रॉ वाटर इंजीनियरिंग. बिकॉज इसमें से आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन 70 to 80% वेटेज रखते हैं. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 to 80% क्वेश्चन आप लोगों के इसी यूनिट में से आते हैं. दैट्स वाई इट इज प्रूव टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू लर्न ऑल द थिंग्स. वी विल डिस्कस व्हाट वी नीड टू स्टडी, व्हाट वी नीड टू लर्न, हाउ एक्चुअली वी नीड टू गो विद दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एज वेल. तो वाटर डिमांड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एक इजी यूनिट है, लेकिन इसके चांस कम है कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आए. अगर आया तो मैं मानकर चलता हूं एक क्वेश्चन एवरेज का. वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग इटसेल्फ एक लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि इसमें ना तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुम लोग रॉ वाटर इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ रहे हो. बिकॉज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आप देखोगे कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग पर ही डिपेंडेंट है. तो अगर रॉ वाटर इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करे, सारी चीजें न्यूमेरिकल पर्पस अच्छे से देखा, तो यू विल फाइंड कि वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग तो बहुत जल्दी आसानी से पढ़ लोगे, इसमें दिक्कत आएगी नहीं. एंड फोर्थ यूनिट दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग, बिल्कुल अलग है. इसके बारे में आपने ना पहले पढ़ा है ना फ्यूचर में कहीं पढ़ोगे, आपको बस यही देखने को मिलेगा. और अगर मैं कहूं तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से एवरेज देखे जाते हैं, मोस्टली एक ही क्वेश्चन आने के चांस होते हैं. है पूरी आसान. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि जेई पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है और हमारे एग्जाम भी आ रहे हैं जैसा, तो जेई पैटर्न के अकॉर्डिंग व्हाट वी नीड टू स्टडी. अगर मैं जेई पैटर्न की बात करता हूं या कुछ एई पैटर्न की भी बात करता हूं, तो मोस्टली चांस होते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है. अब वन लाइनर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एवरीबडी नोज आई हैव रिटन वन लाइनर बुक, और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो. तो मेरी बुक के अंदर जो बेस्ट सब्जेक्ट है वो एनवायरमेंट ही है. तो आपको एनवायरमेंट का कंटेंट और कहीं से नहीं पढ़ना. एनवायरमेंट का कंटेंट जेई के रिगार्डिंग आपको वन लाइनर बुक से ही पढ़ना है. ठीक है. अब बात आती है कि हाउ एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट एज वेल एज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग वन लाइनर्स. तो वन लाइनर को याद करने का जो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी है, यानी एनवायरमेंट को हैंडल करने की जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी है, दैट इज प्रैक्टिस. देखिए प्रैक्टिस सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की नहीं होती. आप कभी ध्यान देंगे तो क्वेश्चंस करते हुए चाहे वो वन लाइनर क्यों ना हो, आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, यू आर जस्ट मगिंग अप द कंटेंट 2 or 3 times एंड आफ्टर दैट यू बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट. आप उसके बाद देखेंगे कई बारी चीजें आप भूल जाते हो, लेकिन जब आप बहुत बारी पढ़ लेते हो तो इसमें शक नहीं है कि यू गेट दैट इन योर माइंड फॉर ऑलवेज. जैसे बचपन में आपने अपना नाम याद करा, पापा का नाम याद करा, मम्मी का नाम याद करा, एबीसीडी याद करा, प्रैक्टिस कर करके आपने इतनी बार याद करा कि आपको याद है, फिर आप भूल थोड़ी रहे हो. लेकिन वो जब होता है जब आप बहुत बारी प्रैक्टिस करते हो. तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि वी कैन डू द प्रैक्टिस एट दैट लेवल कि वो परमानेंट याद हो जाए. नहीं, पॉसिबल ही नहीं है अभी तो व्हाट वी नीड टू फॉलो ताकि कम मेहनत में आउटपुट ज्यादा आ सके. अकॉर्डिंग टू मी, कभी ध्यान दिया हो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं
तो आपको कोई क्वेश्चन सपोज नहीं आता और इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है या कोई और भी जनरली आपसे कुछ पूछता है और आपको सपोज नहीं आता, उसके बाद पूछने के बाद अगर उसका आंसर बताया जाता है तो आप देखेंगे वो बहुत दिनों तक तुमको याद रहता है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तुमको याद रहता है। सब कुछ भूल जाओगे बट वो क्वेश्चन याद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने उसको कॉम्पिटिटिव मैनर पे फेस किया है। तो हमारा साइकोलॉजिकली माइंड क्या कहता है ना कि जब हम किसी भी चीज को कॉम्पिटिटिव मैनर के साथ देखते हैं तो वो चीज आपको याद हो जाती है। तो भाई यही पैटर्न अपने को एनवायरमेंट में फॉलो करना है। अपने को कॉम्पिटिटिव मैनर के साथ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे चलना है। ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। वन लाइनर क्वेश्चंस बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब चीजें मिल जाएंगी उनमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके? आप किसी एसएससी जेई के देख सकते हैं, स्टेट एसएससी के देख सकते हैं। आई विल सजेस्ट आप लोग ईएससी के क्वेश्चन देखिए, ईएससी के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, इसमें वन लाइनर्स आते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो वन लाइनर जल्दी से जल्दी याद होगा और एफिशिएंट मैनर में याद होगा, लंबे समय के लिए याद होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी अच्छा है। नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई नीड टू स्टार्ट द सेशन नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली यूनिट मेरे पास आती है, फर्स्ट यूनिट विद मी इज कॉल्ड वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? if I am talking about the term water demand, now I will suggest कि water demand as the name suggest water की कितनी डिमांड है एक पर्टिकुलर एरिया में या सिटी में या टाउन में। डिमांड को मैं अगर समझना चाहूं तो आई विल डिफाइन इट बाय वन वर्ड दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पीपल दैट इज कॉल्ड वाटर डिमांड। भाई जितने लोग हैं उतनी उनकी पानी की जरूरत है और उतनी ही पानी की डिमांड है, कॉमन सेंस से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाटर डिमांड किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। यस ऑब्वियसली कि वाटर डिमांड आप लोगों का डायरेक्टली पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि वाटर की डिमांड पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई एक पर्टिकुलर यूनिट में दो चीजें पढ़ी जाती हैं, वाटर डिमांड एज वेल एज द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। Population forecasting, we will be going to understand the concept as well as we will be going to follow this particular unit in the next session. इस पर्टिकुलर सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं पूरा वाटर डिमांड के बारे में, हम कवर अप कर देंगे पूरा एक ही यूनिट में। तो अभी बात आती है कि वाटर डिमांड है क्या। हमको नाम से पता लग गया, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पीपल दैट इज नोन टू बी एज द वाटर डिमांड। The what actually we need to study? We need to study about the factors on which water demand depends. We need to study about the analysis. हम पानी की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। हम पानी के वाटर डिमांड के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से टाइप पर और किस किस तरह से वाटर डिमांड वेरी करती है। We will be going to study about कि आर्ली और एवरेज। आप शब्द पर गौर देना। एक टाइम होता है 24 घंटों में से, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या उनके बारे में पता हो तो वहां 24 घंटे पानी नहीं आता, कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं होती, इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, यानी सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे पानी आता है। तो पानी की सप्लाई उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वेरी करी जा रही है। तो वहां से दो टर्म निकलती है, आर्ली और एवरेज। पूरे दिन के अगर मैं पानी की सप्लाई देखूं तो पूरे दिन में पानी नहीं आ रहा, लेकिन वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पानी आ रहा है। तो आपको पता है कि आप लोगों का जो डिजाइन है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब मेरी कॉमन सेंस क्या कह रही है, समझना मेरी बात को। मेरे कॉमन सेंस कह रही है कि मैं एवरेज नहीं देख सकता, क्योंकि एवरेज निकालूंगा तो बहुत थोड़ी आएगी। 24 घंटे में से 4 ही घंटे पानी आया, लेकिन वो 4 घंटे इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि पूरी सिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। आई कैन से कि मेरे को अगर डिजाइन करना पड़ेगा तो मैं किसके लिए चलूंगा? अरे ऑब्वियसली ना, वी नीड टू गो विद द डिजाइन आर्ली वॉल्यूम, क्योंकि उस पर्टिकुलर घंटे में सारा पानी आ रहा है। तो पाइप्स को जो डिजाइन करना पड़ेगा वो आर्ली वॉल्यूम के लिए करना पड़ेगा। इसी के साथ वी विल बी गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू द वाटर डिमांड एज वेल। गॉट इट? तो वाटर डिमांड समझ में आ गया। अब एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड कि भाई आप लोगों का जो वाटर डिमांड है वो रिप्रेजेंट किस में किया जाता है। मैंने तुम्हें कहा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाई जाती है। मैंने सपोज आपको कहा कि मेरी एक सिटी है और मेरी सिटी के लिए वाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अब ये देखो, अमाउंट ऑफ वाटर तो मैंने कह दिया,
बट इनिशियली वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर टर्म कि आपकी वाटर डिमांड डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी तो पानी की डिमांड भी कम होगी। तो वी कैन नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप में एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कहीं लोग पैदा हो रहे हैं तो कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं लोग निकल रहे हैं तो कहीं लोग आ रहे हैं। We cannot say the population of a particular city is constant. No, 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 no. It is a variable quantity. अगर population variable quantity है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को मैं कैलकुलेट कर ही नहीं सकता किसी भी सिटी के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन वेरी कर रही है। नाउ व्हाट शुड आई नीड टू डू? थोड़ा इंजीनियरिंग माइंड लगाते हैं। इफ आई विल से, तो मैं सिटी के लिए पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पानी तो निकालता हूं, लेकिन जो ये पानी है ये पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं निकालता, मैं इस पानी को एक बंदे के लिए निकाल देता हूं। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पानी को पर पर्सन के लिए निकाल देता हूं। मैंने कहा रिक्वायरमेंट पर पर्सन के लिए निकालता हूं। अब ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है साल में तो गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश भी आती है, अकाल भी पड़ता है, साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर समर सीजन तो मेरे को पता है पानी कंज्यूम ज्यादा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर विंटर सीजन तो पानी कंज्यूम थोड़ा कम हो सकता है, और अगर रेनी सीजन की बात करूं तो पानी तो अल्लाह ताला बहुत दे रहे हैं। व्हाट शुड आई नीड टू डू नाउ? तो मैं क्या करता हूं, वाटर डिमांड की जब मैं बात करता हूं तो एक दो दिन की बात नहीं करता, देखो साल तो कम से कम लेता हूं, ठीक है ना। एक साल के लिए पानी तो डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूं, तो पूरा पाइपलाइन उसी के अकॉर्डिंग चलता है। वैसे पाइप डिजाइन 15 से 20 साल के लिए होता है, बताऊंगा आगे। लेकिन जब एवरेज निकालता हूं तो एक साल की पूरी निकालता हूं ताकि कोई हाथ में लगे तो मैं क्या करता हूं, मैं वाई अमाउंट ऑफ वाटर निकालता हूं पर पर्सन के अकॉर्डिंग और पर डे के अकॉर्डिंग। एक दिन में और एक बंदा कितना पानी कंज्यूम कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे एवरेज एवरेज पानी निकल जाता है। आप समझ रहे हो? अब बंदे कम हुए तो उस दिन का पानी कम हो जाएगा, मेरे को सप्लाई कम देनी पड़ेगी। अगर बंदे ज्यादा हुए तो पर्टिकुलर टाइम के लिए पानी ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं ना, वाटर डिमांड को रिप्रेजेंट करता हूं कैसे, पर बंदा पर दिन कितना पानी यूज कर रहा है। इसको हम दूसरी भाषा में जानते हैं पर कैपिटा डिमांड। कैपिटा मींस क्या है? कैपिटल। कैपिटल मींस बंदे, पर कैपिटा डिमांड। आर यू गेटिंग दिस? तो पर कैपिटा डिमांड को लिखते कैसे हैं? मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन आपकी सिटी की कितनी है, आपने कहा ठीक है, या सिंपल फॉर्मूला ही लिख दूं? वैसे तो लिखा हुआ है, वन लाइनर में ही दिखा देता हूं। व्हाई शुड आई राइट हियर? सब कुछ जब ऊपर है तो वहीं से पढ़ते हैं ना। ओके ओके, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक वेयर इट इज एक्चुअली। यार गया का मेरे ख्याल में इसमें है नहीं पर कैपिटा वाला। चलो मैं लिखवा देता हूँ, वो दिख नहीं रहा मेरे को ऊपर ना। पर कैपिटा डिमांड क्या हुआ? मैंने कहा टोटल वाटर कितना कंज्यूम हो रहा है, टोटल वाटर इन वॉल्यूम कितना आ रहा है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि एक बंदा कितना पानी निकाल रहा है वो तो वहीं से निकलेगा ना। और एक दिन के लिए निकालना है तो ये तो पूरा साल हो गया। टोटल वाटर इन 1 ईयर, एक साल में कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और टोटल पॉपुलेशन, और एक साल के 365 दिनों से डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या करा, एक बंदा कितना पानी कंज्यूम कर रहा है एक दिन में, इसको कहते हैं वाटर पर पर्सन पर डे, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा डिमांड, और इसका यूनिट होता है एलपीसीडी। नाउ समझ में आया एलपीसीडी क्या है? फुल फॉर्म होती है लीटर पर कैपिटा डिमांड। इंपॉर्टेंट है, आपसे एक लाइनर में पूछा जा सकता है। गॉट इट ना? चल अभी मेरी बात आती है यहां से कि टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड होती कौन कौन सी है। वी नीड टू गो विद दैट आल्सो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म, 1 मिनट का पेशेंस करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्म कि आप लोगों की डोमेस्टिक टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी होती है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द वाटर डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो विद डोमेस्टिक डिमांड, अदर देन दैट ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड, कमर्शियल डिमांड, थेफ्ट लॉसेस, पब्लिक यूज के लिए डिमांड काम आती है, फायर डिमांड,
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द वाटर डिमांड विच नीड टू बी कवर्ड। बात आती है यहाँ से डोमेस्टिक वाटर डिमांड, जो हमारे घरों में काम आती है। घरों में कैसे आती है? अरे नहाना धोना, खाना पकाना, वॉशिंग करना, भाई ये सारे घर के काम है। तो कुकिंग के लिए काम आती है, बाथिंग के लिए काम आती है, ड्रिंकिंग के लिए काम आती है। इंपॉर्टेंट है ये जनरली टोटल डिमांड का। टोटल डिमांड समझ रहे हो? एक बंदा है, उस बंदे की दुकान भी है, उस बंदे का घर भी है, उस बंदे को पार्क में भी जाना होता है, उस बंदे को पब्लिक टॉयलेट भी यूज करना होता है, और उस बंदे को रोड भी साफ चाहिए, रोड साफ करवानी होती है। तो सारे काम के लिए एक बंदे के लिए कितना पानी आया? दुकान भी खोल ली, घर भी चला लिया, रोड भी साफ करवा ली, पब्लिक टॉयलेट भी यूज कर लिया, वो पेड़ पौधों को गार्डनिंग पर्पस के लिए भी पानी कर लिया। वो सारे पानी को टोटल डिमांड कहते हैं। टोटल वाटर ऑफ 1%, टोटल वाटर फॉर 1%, दैट इज कॉल्ड टोटल डिमांड। आर यू गेटिंग दैट? मैंने कहा उसका 50 से 60% बंदा घर में यूज करता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो दो सेक्शन डिवाइडेड है। एक होता है ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हो, और एक होता है लग्जरी सेक्शन। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में क्या होता है? इंडियन टॉयलेट्स होती है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल सिस्टम में पानी कम यूज होता है, लग्जरी है कम, वॉशिंग डेली नहीं करेंगे, कपड़े रोज नहीं धोएंगे, तो उन सब में पानी कम यूज होता है। तो वहां पर क्या है ना, पानी कम लगता है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कितना होता है? 135। और जो बढ़िया लोग होते हैं मैक्सिमम 220 या 200 तक जाते हैं इंडिया के अंदर। वही अगर मैं एक्स्ट्रा लिखवाना चाहूं तो लिखिएगा, अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए के अंदर एवरेज 340 एलपीसीडी तक चले जाता है, जो लग्जरी लाइफ जीते। हमारे काम का नहीं है जानना, मैंने तो वैसे ही बता दिया, ठीक है। तो भाई इंडिया के लिए 200 तक चले जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कम टू द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इफ वी नीड टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, तो देखो इंडस्ट्रीज में पानी बहुत जगह काम आता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो 50 एलपीसीडी तक इसकी वैल्यू को रखा जाता है, ये लिखा हुआ, और मैक्सिमम केसेस में ये 450 तक चले जाता है। पहले के जमाने में नहीं पूछता था, लेकिन आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वाटर कितना यूज होता है? 40 किलो लीटर एक बंदे के लिए। ये 1 यूनिट का मतलब है एक बंदा, मतलब एक यूनिट बनाने में इतना पानी यूज हो सकता है। फर्टिलाइजर में इतना, पेपर इंडस्ट्री में इतना, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। शुगर इंडस्ट्री में 1 से 2, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 80 से 40, और उसके बाद आगे आप लोगों को दिख ही रहा है लेदर इंडस्ट्री में इतना पानी आप लोगों का यूज होता है, ठीक है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप लोगों को याद करना है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बस आप लोगों को याद करना है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद कि आप लोगों के कमर्शियल सेक्टर कौन कौन से होते हैं। कमर्शियल सेक्टर की बात करी जाए तो देखो, कमर्शियल सेक्टर जो होता है, पहले तो मैं आप लोगों को इसकी यूनिट ही लिखवा देता हूं कि कौन कौन सी यूनिट में ये चीजें मेजर होती है। अगर आप बात करते हो व्हीकल, ऑटोमोबाइल की, तो एक व्हीकल की बात करी जाती है। फर्टिलाइजर्स की आप बात करते हो तो फर्टिलाइजर्स के लिए टन में पानी नापा जाता है। पेपर इंडस्ट्री के लिए भी पानी टन में नापा जाता है। शुगर इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो उसके लिए भी पानी आपका टन में नापा जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी, और लेदर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो पानी टन में ही नापा जाता है। एज आई होप सो यू नो कि 1 टन में कितना किलोग्राम होता है पानी। 1 ton contains 1000 kilogram of the water. That is very important for everybody to learn this. Got it? Now, gentlemen and ladies, have a concentration that is also very important to us, because sometimes you will observe in your exam sheet that the questions generally from this particular table, आपके क्वेश्चन इस टेबल में से आते हैं, और ये बहुत जरूरी, पहले नहीं आता था, आजकल आने लग गया। तो कमर्शियल मीन्स यू नो ना, कमर्शियल जहां से आप पैसा कमाते हैं। तो जहां से आप पैसा कमाते हैं वो पर्टिकुलर चीज कमर्शियल कहलाती है, ठीक है। जैसे कमर्शियल गाड़ियां होती है, कमर्शियल गाड़ियां क्या होती है भाई, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट कराने में जो पैसा देके लेकर जाती है वो कमर्शियल गाड़ियां होती है। तो पैसा कमाने की चीजें क्या है? स्कूल, आजकल तो बढ़िया धंधा चल रहा है स्कूल और इंस्टीट्यूशंस का, ऑफिस, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट। तो कितना कितना पानी लगता है देखो, याद करना पड़ेगा आपको।
मैं अगर बात करूं तो देखो स्कूल दो तरह के होते हैं। ये है आपका डे स्कॉलर, ये लिख लीजिएगा, 45 इज फॉर डे स्कॉलर एंड 135 इज फॉर हॉस्टलर्स। जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए बेसिकली लिखा भी है कि हॉस्टल के लिए 135, जो घरों के लिए आता है पानी, वो वाला पानी का डिमांड। होटल लग्जरी डिमांड में आ जाता है, होटल लग्जरी डिमांड में आ जाता है। तो लग्जरी वाटर लगभग 200 के आसपास था, आई कैन से 180 रखवा दिया। सिनेमा में लोग कम ही यूज करते हैं वॉशरूम, और वॉशिंग भी कम होती है, इसलिए बहुत कम है सिनेमा का। हॉस्पिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे खास ध्यान देना कि अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 350 तक, 100 बेड से ज्यादा का है तो 350 एलपीसीडी तक चले जाता है। ऑफिस में 45। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी इज एडवाइज दैट यू नीड टू लर्न इट, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान देना है। अभी मैं बात करता हूं अगर यहां पर, तो अगला मेरे पास टर्म आता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक यूजेस। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक यूज? भाई पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं रोड पार्क्स एटसेट्रा में, इसको एक और लिख लो, पब्लिक टॉयलेट्स आर ऑल्सो देयर। तो इसमें भी हम कर सकते हैं यूज, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी दो तीन चीजें अच्छी लिखवा देता हूँ। एक तो 10 to 20 एलपीसीडीज की एवरेज वैल्यू होती है। दूसरा यू नीड टू लर्न कि कितना परसेंट होता है ये, इट इज ऑफ 5% ऑफ टोटल डिमांड। तो ये टोटल जो आपकी डिमांड है उसका 5% होता है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू यू, गॉट इट। नाउ कम टू द थेफ्ट एंड लॉसेस। भाई चोरी तो होती है पानी की, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा बताने की किसी को भी जरूरत होने वाली है। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि चोरी पानी की कैसे होती है, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप लोग नहीं करते होगे, लेकिन भाई होती तो है ही ना। तो जनरली चोरी कितनी होती है, 50 से 15, और इसका जो परसेंटेज होता है इट इज 15% ऑफ टोटल। टोटल वाटर डिमांड का 15% कंज्यूम किया जाता है। कुछ भी समझाने का नहीं है अभी तक, यू नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स, गॉट इट। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम में आता है और बहुत ज्यादा आता है, दैट इज कॉल्ड फायर डिमांड। आग लगती है जब, तो फायर डिमांड किस तरीके से वेरी करता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखिए फायर डिमांड जनरली जो है वो 50,000 के पॉपुलेशन जहां पर होती है, फॉर 50,000 पॉपुलेशन, उसको हम 1 एलपीसीडी तक ही रखते हैं, ठीक है। वहां जनरली फायर डिमांड इतनी ही रहती है। लेकिन जब 50,000 से पॉपुलेशन आपकी ज्यादा हो जाती है तो फायर डिमांड वहां पे आप लोगों की वेरी करती है, और वो कैसे वेरी करती है ये मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे लिखवा दूंगा, ठीक है। जनरली आपकी जो फायर डिमांड होती है वो 4 फॉर्मूले से कैलकुलेट करी जाती है। किचलिंग्स फॉर्मूला, यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। देखो ऐसे मैं लिखवा दूं वो ठीक है, बट लिखा हुआ है तो टाइम कम लगता है और चीजें ज्यादा हो जाती हैं। लिखने के बाद भी आई विल से कि यू नीड टू मग इट अप, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये कुछ समझाने का है नहीं, समझना तो खुद से ही पड़ेगा ना, जो समझाने का था वो बता दिया। मेजर चीज है कि ये पॉपुलेशन इन 1000 है, इसका मतलब क्या है, क्यों क्या है, वाटर रिक्वायर्ड लीटर पर मिनट डिस्चार्ज है वो, और दिस इज द पॉपुलेशन इन 1000। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? Suppose I'm saying that if the population of a city is, if the population of city is 20,000, then you will say कि P will be equal to 20. Yes, it means whatever is the population you need to divide it by 1000 and you will get it as 20. So P will be equal to 20 only. तो Quichling's formula, Buston formula, Freeman formula and National Board of Fire Underwriters formula, मैनी ऑफ द स्टूडेंट जनरली आस्क कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करें, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन दैट विच फॉर्मूला यू नीड टू बी यूज्ड। आपको ये क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जनरली नहीं भी दिया होता तो इट्स ऑन यू, फॉर्मूला कौन सा सूट कर रहा है और कौन सा लगाना है, कोई कंडीशन ऐसी है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। Now, ladies and gentlemen, have a concentration. I need to give you some provisions that are the codal provision.
विच यू नीड टू लर्न एक्चुअली, बिकॉज पहले तो कभी पूछी नहीं है, हो सकता है पूछ ली। ठीक है, तो एक तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जो फायर डिमांड के लिए एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उनमें मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर होता है। तो नोट करके यही लिख लीजिए, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर फॉर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, रिक्वायर फॉर फायर एक्सटिंग्विशर कितना है, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना जनरली लिखा जाता है, 100 से 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ कम टू अनदर वन, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जेट्स, आपको कितने चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ जेट्स रिक्वायर पर्टिकुलरली कितना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वन लाइनर कंसेप्ट है, 2.8 रूट पी, वेयर पी इज कॉल्ड, पी इज पॉपुलेशन इन 1000, यू नीड टू लर्न इट, गॉट इट, ओके। अभी इसके बाद मैं आपको दो तीन चीजें और लिखवा देता हूँ, वो भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अगला मेरे पास आता है यहाँ पर, ये जो मैंने अंडर ईटर्स फॉर्मूला आपको बताया, ये अंडर ईटर्स फॉर्मूला 2 लाख तक की पॉपुलेशन के लिए वैलिड है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा प्रोविजन। अगर आपकी 2 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो ये बात भी नोट करके आप लिख लीजिए, जगह 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 जगह, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, फिर अलग से पेज नहीं बनाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ लिख देता हूँ, फॉर द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 2 लाख, फॉर पी ग्रेटर देन 2 लाख, कहता है कि एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ, ये कोडल प्रोविजन है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ, एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ 54,000 liter per minute discharge should be there. Extra provision of 54,000 liter per minute discharge should be present there to fulfill the fire demand of a particular city if the city is having the population of greater than 2 lakh. What does it mean to you? अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा आपका खतरा है। यस ऑब्वियसली ना, लोग उतने ज्यादा दिक्कत होंगे, पॉपुलेशन होगी, सामान उतना ज्यादा होगा, कंजेशन उतना ज्यादा होगा, जितना सामान होगा फायर उतनी फैलेगी, हाँ ऑब्वियसली फैलेगी। सो यू शुड हैव मच वाटर अवेलेबल with you to fulfill the requirement to get rid of the particular fire in the city. तो I am saying ladies and gentlemen कि भाई आप लोगों का ये कोडल प्रोविजन है, ये आपको याद करना है, इट इज नॉट फिक्स एक्चुअली, मैं आपको पहले ही बता दूं ये फिक्स नहीं होता, इट वेरीज, ठीक है, इट वेरीज। तो बात आती है यहाँ पे, इसके अंदर भी आप लोगों का एक और एडिशनल प्रोविजन दिया जाता है, दिस इज द मिनिमम, ये एक्सटर्नल लिख के ऐसे ही लिख लो इसको, ये एक्सटर्नल लिख के, दिस इज द प्रोविजन ऑफ 54 लीटर पर मिनट विद एडिशनल, विद एडिशन ऑफ, विद एडिशन ऑफ 9 to 36,000, 9,000 to 36,000 है ये, ठीक है, 9 to 36,000 लीटर पर मिनट अवेलेबिलिटी, इतना एक्स्ट्रा प्रोविजन के साथ अवेलेबल होना चाहिए सब कुछ। अभी इसके बाद आई नीड टू राइट समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, एक चीज और साथ के साथ आप लोग याद रखिएगा कि रेजिडेंशियल सिटीज के लिए भी फायर डिमांड के कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई है, तो वो लिख लो यहाँ से। अगर आप लोग स्मॉल बिल्डिंग्स के एरिया की बात कर रहे हो, पूछा आज तक नहीं है बट हम लोग तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे ना, क्या पता क्या पूछ ले एग्जाम में। अगर स्मॉल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ तो इट शुड बी 2200 लीटर पर मिनट, बड़ा या इससे, दैट इज द मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ये मिनिमम डिस्चार्ज अवेलेबिलिटी है, इतना होना चाहिए, मिनिमम डिस्चार्ज अवेलेबिलिटी, इतना पानी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर बिल्डिंग्स, तो हायर बिल्डिंग्स में क्या होगा, 45. If we are talking about the higher buildings, then it should have greater than 4,500 liter per minute. If we are talking about the apartments, apartments आप लोग समझते हैं, तो अपार्टमेंट के लिए होता है यहाँ पर 1300 तक, 13,000 तक चले जाता है। अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज नियरली इक्वल टू 7,600 to 13,500 लीटर पर मिनट, इतना डिस्चार्ज रिक्वायर होता है, दिस यू नीड टू बी लर्न, ठीक है। आगे तो बेसिक है, कुछ ऐसा है नहीं ना, ये सब बस ये 3 ही लिख लो, बाकी तो जरूरत नहीं है आप लोगों को। नाउ आई होप सो
कि यहां तक आपको सब क्लियर है? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरे पास आगे बात आती है कि जो आपकी वाटर डिमांड है वो बेसिकली डिपेंड किस किस पे करती है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स। इफ आई विल से, तो मैं यहां से कहूंगा कि आप लोगों की जो फायर डिमांड है वो साइज ऑफ द सिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना बड़ा आपका साइज होगा उतनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी, उतना ज्यादा आपका वाटर डिमांड बढ़ेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन पे कैसे करती है, देखो सुनना, बहुत गर्मी होगी तो मेरी कॉमन सेंस है कि ज्यादा लगेगा ही, लेकिन अगर बहुत सर्दी है ना तो भी पानी कंज्यूम ज्यादा होता है। क्यों? अरे, क्योंकि आप लोगों के ना ठंडे रीजन में अगर टैप को बंद करते हो तुम लोग, तो तुम्हारी टैप के अंदर पानी जम जाता है, और अगर टैप में पानी जम गया ना तो वो निकल नहीं पाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, टैप खुली छोड़ देते हैं, वाटर वेस्ट होने दो। सो दैट ऑल्सो कॉजेज वाटर वेस्टेज, एंड वाटर वेस्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर डिमांड। ये बात भी लिख लो भाई, कॉमन है वैसे तो, लेकिन फिर भी लिख लो। वाटर वेस्टेज जो होता है, water wastage is directly proportional to the water demand as well. So I am saying, ladies and gentlemen, that is very important for everybody to understand. जहां water waste हो वही water demand बढ़ गया, requirement बढ़ गया ना। हैबिट ऑफ द पीपल, लग्जरी जितना वाटर उतना खर्च करेगा, क्वालिटी जितनी बढ़िया तुम उतना यूज करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, अगर तुम्हारे पास वेल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे चंडीगढ़ में है, वहां वेल प्लान्ड है, या मैं कहना चाहूंगा जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है, वहां वाटर बूस्टर्स लगाए जाते हैं। हाई राइज अपार्टमेंट में प्रेशर बूस्टर होते हैं। तो प्रेशर बूस्टर क्या करते हैं, पानी बहुत तेजी से फेंकते हैं, जहां पानी तेज आता है ना वेस्ट ज्यादा होता है। तो मैंने क्या कहा, अगर वेल प्लान्ड है, बूस्टर है, तो वेस्ट ज्यादा होगा, यानी वाटर डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ वेरी करेगा। सीवेज सिस्टम, वेस्टर्न में पानी ज्यादा होता है, इंडियन में पानी कम यूज होता है। महंगा होगा तो कम यूज करेंगे, प्रेशर होगा तो पानी वेस्ट ज्यादा होगा, वो मैंने ऊपर वाला बता दिया। ठीक है, ये आप लोगों का डिपेंड करता है। नाउ आई नीड टू टेल यू वन थिंग, या दो तीन चीजें लिखी है, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, उन पे जरा ध्यान देना भाई। एक चीज लिखी है कि जो आप लोगों की डेली डिमांड है वो कितनी है, 335 है। कैसे है जरा उसके बारे में समझ ले, गौर दीजिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से। मैंने आप लोगों को कहा कि जो आप लोगों की डिमांड है वो वेरी करती है 335 के साथ। कैसे करती है जरा उसको देखते हैं। नई चीज लिखवा रहा हूं, ये आपको किताबों में शायद ना मिले। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं तो डोमेस्टिक के लिए जनरली होता है 200 एलपीसीडी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज वन, या इंडस्ट्रियल डिमांड की मैं बात करता हूं, तो जनरली इसके लिए आपकी वैल्यू वेरी करती है 50 के आसपास, 50 एलपीसीडी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल वन, इसकी वैल्यू मेरे पास वेरी करती है 20। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक यूज, तो पब्लिक यूज की मैंने ऊपर लिखवाई भी थी आपको, 10 थी। आपको अगर याद हो, पब्लिक यूज के लिए मैंने लिखवाई थी 10। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट एंड लॉसेस, तो थेफ्ट के लिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, 55 या 50 के आसपास, चलो 55 लगा देते हैं, 55 एलपीसीडी। और फायर है मैं less than or equal to 1 generally. If you will sum it up ना, you will get it as 335। तो आई होप सो कि मैंने वो 335 क्यों लिखा है वो तो समझ आ गया, लेकिन कैसे है वो ये है इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक चीज और लिखवा देता हूं आप लोगों के लिए कि पर कैपिटा डिमांड पॉपुलेशन के साथ कैसे वेरी करती है। कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी ना पता तो होना ही चाहिए, है ना। तो पॉपुलेशन के साथ पर कैपिटा डिमांड कैसे वेरी करती है, यहां पे लिख लीजिएगा पॉपुलेशन, एक चार्ट बनवा रहा हूं बस, और यहां लिख लीजिएगा पर कैपिटा डिमांड पीसीडी। इसको फुल फॉर्म अपने आप से करना। इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 20,000, पर कैपिटा डिमांड जनरली रहती है 110 एलपीसीडी की। इफ पॉपुलेशन इज लाइंग बिटवीन 20,000 to 50,000, देन द पॉपुलेशन इज लाइंग बिटवीन 150 to 110, इतना ही रहता है। अगर आप लोगों की पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच में है, तो पॉपुलेशन जो एलपीसीडी आपका रहता है वो जनरली रहता है 150 to 240 के बीच, 90 इंक्रीज होता है। मैंने ऐसे याद कर रखा है इसलिए मुझे पता है। अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख से 5 लाख के बीच में पॉपुलेशन वेरी कर रही है,
तो वो रहता है 240 टू 275 LPCD। अगर मैं कहता हूँ 5 से 10 लाख के बीच में है आपकी पॉपुलेशन, तो वो रहता है जनरली 325 335 तक जाता है, वो आपको याद रखना है। 275 से 335 LPCD के बीच में रहता है। अगर ग्रेटर देन 10 लाख है तो ये फिर मैक्सिमम 360 होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा कभी भी। मतलब 360 भी पानी कोई आदमी यूज नहीं कर सकता, वो इसीलिए दिया गया है, ठीक है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है। एक मिनट, इसको ऐसा लिख देता हूँ। इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 लाख देन इट शुड बी इतना। तो यूनिट कितना है? LPCD। ये टेबल 2-3 बार देख लेना, मतलब ऐसी कोई याद करने की जरूरत मुझे तो लगती नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब तुम्हारे पास यहां पर आता है एक टर्म दैट इज कॉल्ड डेली कंजम्पशन, आर्ली कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन है क्या? तो लिखा तो हुआ है यहां पर, मैं इसके बारे में पढ़ा देता हूँ, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। देखो, 2-3 चीजें होती है, एक होता है डेली वाटर डिमांड, एक होता है आर्ली वाटर डिमांड, एक होता है पीक डिमांड। मैंने बताया 2 घंटे सुबह शाम। तो ये है क्या, मैं आपको इसके बारे में लिखवाता हूँ। whenever you are talking about maximum daily demand, तो ये मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है ना, ये एवरेज, नाम तो समझ में आ रहा होगा। जब पानी सुबह आता है तो वहां कंज्यूम ज्यादा होता है, पूरे दिन की निकालूंगा तो एवरेज रहेगा। तो एवरेज डेली डिमांड को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है डेली डिमांड। यानी डेली डिमांड इज 80% मोर देन दैट ऑफ एवरेज। डेली डिमांड इज 80% more than that of 80% more than average. Are you getting my term, ladies and gentlemen? That is very important. तो मैंने यहां से कहा ठीक है। सिमिलरली जब आर्ली की बात करते हैं ना, तो आर्ली डेली का भी 50% ज्यादा होता है। 1.5 मीन्स 50% एक्स्ट्रा, तो डेली का भी 50% एक्स्ट्रा। कैन आई राइट इट एज डेली मैक्सिमम है? इफ आई वांट टू राइट इट इन एवरेज डेली टर्म, क्या मैं लिख सकता हूं भाई 1.8 ऑफ एवरेज डेली? मैक्सिमम डेली की जगह मैंने कहा 1.8 ऑफ एवरेज डेली। ओ, तो टोटल क्या बना? when you will be going to multiply this, you will get it as 2.7. This 2.7 gives you what? Can you say that it is giving you the relation between hourly demand and daily demand? Average daily and hourly demand के बीच का जो relation है, that is given by this particular constant। और ये constant जनरली आप लोगों को पीक टाइम की बातें बता रहे हैं, क्योंकि आर्ली जब मैंने बताया तो सुबह शाम आता है, वो सुबह शाम कौन सा होता है? पीक आर। तो पीक आर के दौरान जो पानी आ रहा है वो एवरेज के साथ कंपेयर कर रहा है आपका, तो उसको हम कहते हैं पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर क्या करता है भाई? एवरेज को मैक्सिमम यानी पीक टाइम से रिलेट करता है, बस यही होता है पीक फैक्टर। आर यू गेटिंग दिस? 2-3 चीजें और लिखवा देता हूं। अगर आप बात करते हैं यहां पर वीकली डिमांड की, और वीकली डिमांड को एवरेज वीकली से रिलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यही लिखवा देता हूं। एक और टर्म है मैक्सिमम वीकली डिमांड is equals to 1.48 average weekly demand. Are you getting this? ठीक इसी तरीके से आपके पास एक और आता है मंथली। तो मंथली क्या है उसके लिए भी लिख देता हूं। मैक्सिमम मंथली डिमांड इज इक्वल्स टू 1.28 ऑफ एवरेज मंथ, हाँ मंथली डिमांड। तो मंथली के लिए पीक फैक्टर ये है। अच्छा, एक चीज ध्यान दी, जब आप डेली की बात कर रहे थे तो पीक फैक्टर बहुत ज्यादा था, आप वीक की बात कर रहे थे कम हो गया, मंथ की बात कर रहे हो और कम हो जाएगा, ईयर की बात करोगे तो 0.8 के आसपास आता है। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पीक फैक्टर कम हो रहा है। क्यों? गौर देना। बिकॉज फ्लक्चुएशंस कम आती है। बिकॉज फ्लक्चुएशंस कम आती है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? फ्लक्चुएशन रिड्यूसेस। मैंने तुम्हें कहा भाई कि जब आप लोग डेली की बात कर रहे थे 24 घंटे में से 4 घंटे पानी आ रहा है, और जब आप लोग महीने की बात करते हैं तो देयर कैन बी द चांसेस कि 4 दिन पानी नहीं आया। तो वहां क्या हुआ? अरे, फ्लक्चुएशन कम हो गई ना। पानी आया गया, शाम को आया गया, आया गया, फिर गया ही रह गया।
एक हफ्ता गया ही रह गया, फिर आया, तो फ्लक्चुएशन एक हफ्ता कांस्टेंट रह गई, बदली नहीं वो, इसीलिए पीक फैक्टर कम हो जाता है। आप मेरी बात को समझे? तो फ्लक्चुएशन रिड्यूस होती है जिसके कारण पीक फैक्टर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या बना, जल्दी बताओ। पीक फैक्टर की मैं बात करूं यहां से, तो पीक फैक्टर का फॉर्मूला आप लोगों का बनता है, बेसिक है ना यार, मैक्सिमम अपॉन एवरेज। बस मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम अपॉन एवरेज इज कॉल्ड पीक फैक्टर। नाउ कम टू द टेबल, नाउ ये सेम है, ये टेबल है, ये याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। लर्न जनरल वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करती है, किसके लिए कितनी होती है, यू नीड टू लर्न इट, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी पीक फैक्टर उतना कम होगा। क्यों? फ्लक्चुएशन उतनी कम हो जाती है, फ्लक्चुएशन उतनी कम हो जाती है। कैसे कम होती है? अरे पॉपुलेशन ज्यादा है तो दे विल कंज्यूम वाटर इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन एज वेल, क्योंकि पानी आ रहा है तो पानी जल्दी जल्दी कंज्यूम होने लग जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पानी कंज्यूम जल्दी होने लग जाता है। तो क्या होता है कि पानी के अंदर फ्लक्चुएशन कम रहती है, जितना दे रहे हैं जल्दी कंज्यूम हो गया, तो पानी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ जा रहा है। समझे नहीं? मैंने कहा सुबह 2 घंटे पानी आ रहा है, 2 ही बंदे हैं यूज करने वाले, बाकी पानी तो हाई लेवल पर था, और वही 200 बंदे हो गए तो पानी आधे घंटे में लो लेवल पे आ गया। फिर अगले 12 घंटे लो लेवल पे रहा वो, तो 12 घंटे में 1.5 घंटा और ऐड हो गया जो पानी को लो लेवल पे रख रहा था, क्योंकि शुरू के आधे घंटे में पानी कंज्यूम हो गया था। तो टाइम कांस्टेंट बढ़ गया ना, कांस्टेंट जो लेवल था पानी का वो ज्यादा टाइम के लिए रहने लग गया, इसीलिए पीक फैक्टर कम हो गया, फ्लक्चुएशन रिड्यूस करवा देते। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आप लोगों को काफी कुछ बताया इस यूनिट के रिगार्डिंग। आई होप सो कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मैं 2-3 चीजें आपको और बताना चाहता हूँ जो काफी अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए, कि भाई डिजाइन जो हम लोग करते हैं इसमें क्वेश्चन जनरली तुमको राजस्थान जैसे या जेके जैसे पेपर में देखने को मिलेगा, वैसे नहीं आता। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट डिजाइन कैसे होती है? वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स ये डिपेंड करता है मैक्सिमम डेली डिमांड पे। पहले तो ये डिजाइन करी जाती है मैक्सिमम डेली डिमांड पे, और एवरेज टाइम कितना होता है इसका? 15 साल के लिए। अब देखो ये याद करने की जरूरत है तुमको, और याद कर लेना, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, या चलो लाइन से ही लिखवा देता हूं, अगर आप लोग मेन सप्लाई की बात करते हैं, मेन पाइप होता है ना, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक होता है मेन पाइप, फिर सब मेन पाइप, फिर ब्रांच पाइप, और फिर हमारे पानी घरों तक। ये भी मैक्सिमम डेली डिमांड पर ही डिपेंड करता है, ये जनरली 30 सालों के लिए डिजाइन किया जाता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्यूबवेल्स, तो ट्यूबवेल्स जनरली कितने के लिए करे जाते हैं? या तो कुआं कह लो या ट्यूबवेल्स कह लो, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एक ही बात है। वो भी मैक्सिमम डेली डिमांड, और ये लगभग 30 से 50 सालों के लिए डिजाइन करे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपके घरों से कनेक्ट हो रहा है। एक बात बताओ, जब पानी घरों में आता है कहां से होकर आता है? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से। बस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप से आपके घर की टूंटी में पानी आता है। आपने कहा 2 घंटे देना है, 2 घंटे बंद करना है, डेली काम नहीं चल रहा, वो घंटों पे काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन पाइप आपका। कब देना है कब बंद कर रहा है, तो वो आर्ली के लिए डिजाइन होगा। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो है आपका वो मैक्सिमम आर्ली के लिए डिजाइन होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो कितने के लिए? ये जनरली किया जाता है आप लोगों का 30 साल, 20 से 30 साल होता है, या 25 से 30 साल के लिए लिख लो, इससे ज्यादा नहीं। Now the chapter has been finished, and I hope so you enjoy all the content whatever I have given to you in this particular session. So stay tuned with me, ladies and gentlemen. I hope so enjoy this. So share it to the maximum student, as maximum as you can. Tell them कि हम लोग इतना अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, they can also do preparation. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो you can contact me on this number. This is my personal number, ladies and gentlemen, as showed to you on the screen. This one. Got it? So, bye.